नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब, पसमानदा आंदोलन के एक बड़े नाम और उससे ऊपर राष्ट्र प्रथम की भावना से जीने वाले एक मेडिकल चिकित्सक। सबसे पहले आइए स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर फैयाज का। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी, दर्शकों, इस समय वक्फ बोर्ड एक बार फिर चर्चा में है और वक्फ बोर्ड चर्चा में क्यों न रहे जब देश में सेना रेलवे के बाद तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास हो तो ऐसे वक्फ बोर्ड का चर्चा में रहना जरूरी भी है और लाजमी भी है। इस बार चर्चा में इसलिए आया कि राज्यसभा के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक प्राइवेट बिल पेश किया और उन्होंने प्राइवेट बिल पेश करते हुए ये कहा कि वक्फ बोर्ड में जो 1995 का संशोधन संशोधन है उसको रद्द किया जाए। लेकिन ये 1995 में क्यों? क्या वक्फ बोर्ड 1995 में आया? नहीं। वक्फ बोर्ड का गठन भारत में 1964 में हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन, एक अमेंडमेंट, और वो खतरनाक अमेंडमेंट कैसे खतरनाक है ये आगे पता चलेगा। वो 1995 में किया गया। 2013 में भी एक संशोधन हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 13 सालों में, यानी जब हम आज बात कर रहे हैं 2024 के मुहाने पे खड़े होके, तो बीते 13 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दोगुनी हुई हैं। हालांकि वो 8,30,000 एकड़ से भी ज्यादा हैं आज की डेट में। आइए डॉक्टर फैयाज अहमद से पहले तो ये समझते हैं कि ये वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड बनता क्यों है, क्या दुनिया के और किसी देशों में भी वक्फ बोर्ड है या भारत में ही है? डॉक्टर साहब, जरा एक सीधे सरल बात में, इससे आगे की हम लोग बड़ी टिपिकल बातें करें या इसके और पक्षों पर बात करें, मोटा मोटी जरा बताइएगा ये वक्फ बोर्ड है क्या, भारत में वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है? जी, देखिए वक़्फ़ का सीधा-सा मतलब है कि जो संपत्ति जो हम लोग समझते हैं, फिर हम इस्लामिक पे भी आएँगे कि उसका क्या है। जो संपत्ति अगर कोई धर्म कार्य के लिए या समाज के लिए वो दान दे देता है, तो उसको हम लोग सीधा-सीधा वक़्फ़ समझते हैं। अच्छा, ये सभी तरह के समाजों में रहा है कि जो धनवान लोग होते हैं, वो लोक हित में करते, किसी ने कुआँ खुदवा दिया, किसी ने धर्मशाला बना दिया, किसी ने मुसाफिर खाना बना दिया। तो ये एक अच्छा रहा है हर समाज में और हर धर्म के मानने वालों में दान दक्षिणा का एक सिस्टम रहा है कि भई अगर आपके पास कमाई है तो आप गरीबों की जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करें। और ये एक बहुत ही अच्छा कर्म हर धर्म में माना जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है, इस्लामिक जो मैं समझ पाया हूँ कि वक़्फ़ करना यानी उसको जो है दान कर देना। लेकिन उसमें जो आप देखेंगे शरिया के जो कानून हैं, वो इस तरह से हैं कि दान करने के बाद भी चीज़ें दान कर्ता के ही कंट्रोल में रहती हैं। और इसमें आप देखेंगे मजमूए कवानीन इस्लामी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑफ़िशियल पब्लिकेशन है, जिसमें वक़्फ़ को पूरा डिफाइन किया, उसी पे सारे लोग मानते हैं। तो उसमें बहुत से इस तरह के कानून हैं जो ब सीधे-सीधे जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसके विरोध में हैं। और वक़्फ़ धीरे-धीरे एक स्टेट विद इन स्टेट की तरह काम करने लगा। ये सबसे बड़ी जो समस्याएँ हुई। तो आज उसका स्वरूप विकृत हो चुका है और वो विकृत जो है इस्लाम की आड़ में हुआ है। एक सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम किसी को मज़हब बता के पेश करते हैं तो भारत जैसे आस्तिक देश में जो आस्था का केंद्र है और नाना प्रकार की आस्थाएँ यहाँ फलती-फूलती हैं और जन्म भी लेती हैं और बाहर से आई हुई आस्था के स्वरूप भी यहाँ फलते-फूलते हैं। वहाँ सहर्ष लोग बैकफुट पे आ जाते हैं कि अरे जब मज़हब में ऐसी बात है तो हम उसके क्यों विरोध में जाएँ। लेकिन हमें समझना होगा कि क्या मज़हब के मूल में भी ये चीज़ें हैं या अलग से मज़हब के नाम पे इस तरह से चल रहा है। तो आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड ये वक्फ कर भी देते हैं और फिर उसके सदर सेक्रेटरी भी इन्हीं के खानदान के लोग बनते हैं। तो एक परिवार विशेष या जिसको हम लोग अपने वैचारिक में कहते हैं कि जो शासक वर्ग मुसलमान रहा है, जो बाहर से आया हुआ मुसलमान है और जो सत्ता के केंद्र में रहता है और देश का भी विभाजन जिसने कराया अपने सत्ता वर्चस्व के लिए, उसने छोटे-छोटे इस तरह के सत्ता के केंद्र भी बना के रखे हुए हैं। और एक तरफ कहते हैं कि हमारे बाप-दादा की ज़मीन है। जब आप अरब ईरान से आए थे तो ज़मीन तो सर पे लाद के लाए नहीं होंगे, ज़मीन तो हमारे बाप-दादा की होगी, अवनीश जी के बाप-दादा की होगी, फैयाज़ के बाप-दादा की होगी, आपके बाप-दादा, आप तो ज़मीन लाद के लाए नहीं थे सर पे। तो उसमें बड़ा घाल-मेल है और एक बहुत अच्छी बात है कि इसी बहाने देश व्यापी स्तर पे इसकी चर्चा होने लगी, वरना देखिए मुसलमानों से जो संबंधित चीज़ें हैं या जिसको अल्पसंख्यक कह लीजिए, मैं बस अपनी बात खत्म करना चाहूँगा।
मैं हमेशा कहता हूँ निश जी, आप जानते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक का मतलब जो है, कागज़ पे क्या लिखा हुआ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आम तौर से अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है इस देश में, और मुसलमान का मतलब अशराफ मुसलमान होता है, जो शासक वर्ग रहा है, जो जिसने भारत को विजित प्रदेश समझता है, ये आम तौर से है। तो जितनी इस तरह की संस्थाएँ हैं, वहाँ पे सिर्फ़ वक़्फ़ ही नहीं है। आप देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, या इस तरह की मदरसा बोर्ड है, ठीक है ना? वो आधा गवर्नमेंट और आधा प्राइवेट, लेकिन हर जगह आप देखेंगे कि उन्होंने छोटे-छोटे सत्ता के केंद्र बना रखे हैं, और इसीलिए मैं बहुत ही साफ तौर से कहता हूँ, ताकि लोगों को इस बात को समझने में आसानी हो, कि ये छोटे-छोटे पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान अशराफ ने किस लिए बनाया था? अशराफ मुसलमानों ने, आप जानते हैं, अपने सत्ता वर्चस्व के लिए। तो भारत में भी इस तरह के छोटे-छोटे कहीं वक्फ बोर्ड है, कहीं मदरसा बोर्ड है, कहीं जो है अल्पसंख्यक आयोग है, भले ही वो सरकार देखती है, या मुस्लिम यूनिवर्सिटी या माइनॉरिटी के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, या आप देखें यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो अरबी का डिपार्टमेंट है, या उर्दू का डिपार्टमेंट है, या यूनानी चिकित्सा है, वहाँ सब इसी तरह की आप चीज़ें देखेंगे। तो ये एक लाइन में एक समझने की बात। बाकी वक़्त पे हम लोगों ने बात किया कि वो एक धार्मिक एतबार से किसी चीज़ को दान देना, लेकिन दान देने के बाद भी अगर आप उसको अपने पकड़ में रखते हैं, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे हो पाए, पब्लिक उसका कैसे फ़ायदा हुई? इसीलिए इसमें ज़्यादा घाल-मेल होता है, और बड़ी-बड़ी लोग जो अपनी कर देते थे, वो कहा देते कि एक तरफ से उन्होंने समाज में अपने को वो भी बना लिया कि बहुत बड़े दानवीर हैं, और पिछले गेट से उस पे कब्ज़ा भी रखा है। तो ये घाल-मेल चल हुँ, रहा है, और इस पे कोई बात नहीं करता है। ये अच्छी बात है कि हुँ। इस पे हम लोग बात करने लगे। एक बात मैं आखिरी बात इसमें जोड़ दूँ, और जो भारतीय मानस जो अदर देन मुस्लिम हमारा जनमानस है, उसमें और बहुत धर्म के लोग हैं, या हिंदू, सिख, जो भी आप कह लीजिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो मारे डर के इस पे बात नहीं करना चाहते हैं कि हमको इस्लामोफोबिक कह दिया जाएगा, या अशराफ ने इस तरह का सिस्टम बना के रखा है। देखिए, मैंने कल अभी अशोक कुमार जी के फेसबुक पे कोई भी उनसे बदतमीजी कर रहा, वो ट्विटर पे उनसे बदतमीजी कर रहा था। वो जब वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को एड्रेस करने लगे, तो सारे लोग उनके ऊपर टूट पड़े। तो हमने उनसे यही कहा, हमने कमेंट में, कि देखिए ये इस तरह का सिस्टम बना रखा है। आप जब तक हिंदू सांप्रदायिकता में बोलते रहते हैं, आपको एकदम दूल्हे की तरह, दामाद की तरह इज़्ज़त मिलती है। लेकिन जैसे ही आप मुस्लिम सांप्रदायिकता में बोलेंगे, आपको तुरंत जो है प्रतिकार मिलने लगता है, इस्लामोफोब कहने लगते हैं। तो ये सिस्टम इसीलिए बना के रखा गया है कि आप इधर ना आने पाए, ताकि हमने ये जो परिधि के अंदर अपना पाकिस्तान बना रखा है, इसमें अब डिस्टर्बेंस ना होने पाए। एक तो आपने भूभाग के तौर पे पाकिस्तान ले लिया कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आपने इधर भी सब बना के रखा है। तो अवनीश जी, मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए इस मुद्दे पे बात करना उचित समझा, क्योंकि फिर आप निशाने पे आएँगे, और वो सिस्टम पुराना है, कोई नया नहीं है, आप उसको समझते हैं, तो मैं आपके साहस को प्रणाम करूँगा। नहीं, बिल्कुल बात है और किसी तरह की निशानेबाज़ी प्रतियोगिता के लिए स्वागत है और हम अपना काम करते रहेंगे, निशाने लगाने वाले अपना निशाना लगाएँ, कबूतर उड़ाने वाले अपना कबूतर उड़ाते रहेंगे, उसमें कोई शक-ओ-शुबहा नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, 1964 में भारत में वक़्फ़ बना। किन उद्देश्यों के लिए बना, आपने उसको बता दिया। लेकिन ये बताइए हज़ारों साल से इसी भारत में मंदिर भी हैं, मठ भी हैं और हिंदू धर्म स्थान भी हैं। वहाँ भी बाकायदे जो है वो आपने कहा कि कुआँ, बावड़िया, धर्मशाले ये सब बनवाने का और ज़मीनें मंदिरों को तमाम दान दी जाती हैं। लेकिन उस पर ऐसा तो कोई संस्था नहीं है जिसका अपना नियंत्रण हो और जो सरकार के पैरेलल एक सरकार चला रही हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात 1995 का जो अमेंडमेंट है अगर जिसके बाद वक्फ बोर्ड वाकई खतरनाक बोर्ड बना और एक तरह से शहरी जमींदार बन गया, अवैध कब्जेदार बन गया। और अगर मैं इस एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूँ कि ज़मीन जिहाद का एक तरीका बन गया, तो वो अब देखिए ज़रा कितना हास्यास्पद है और कितना खतरनाक भी है। 1995 के अमेंडमेंट के बाद अगर किसी वक्फ ने अच्छा भारत में एक सेंट्रल वक्फ है और 32 के लगभग जो है वो स्टेट वक्फ है। अगर वक्फ ने हमारे घर को अपनी संपत्ति यानी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, तो ऐसे केस में मुझे यानी अवनीश शर्मा को अपना घर की मिल्कियत साबित करनी होगी। बजाय इसके कि वक्फ ये प्रमाण दे कि ये वक्फ की जमीन है, वक्फ का दावा पर्याप्त है, उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण आपको बताऊं मैं, मुझे गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, आंध्र प्रदेश का कोई गांव था, अभी पिछले साल की घटना है। वहां के एक किसान परिवार को अपनी जमीन बेचनी थी। वो रेवेन्यू कार्यालय गया,
रजिस्ट्री वाले कार्यालय में यानी बैनामा करने वाले ऑफिस में जब वो पहुंचा, तब जाके उसको ये पता चला कि ये खेत, ये जमीन तुम्हारी तो है ही नहीं, ये तो पूरा गांव ही वक्त की प्रॉपर्टी है। अब इस तरह के हालात होंगे, और वो भी आंध्र प्रदेश का सुदूर दक्षिण का एक ऐसा गांव जहां हजारों साल पुराने मंदिर हैं, सैकड़ों साल पुराने मंदिर है, पूरा गांव हिंदू बहुल गांव है। और वहां पर उसको तब पता चलता है, और जितने भी रेवेन्यू के विभाग हैं वो हेल्पलेस हैं इस तरह के खतरनाक प्रोविजन के पीछे, कि वक्फ अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे, या दावा छोड़ दीजिए घोषित कर दे, तो सामने वाले को साबित करना पड़ेगा बजाय वक्फ के कि ये जमीन हमारी है। आखिर ये किस इरादे से बनाया गया, इस पर है, और वक्फ की जरूरत क्यों पड़ी? जी। देखें, ये तो सीधा-सीधा अगर मैं समझता हूँ तो ये तो बिल्कुल जो इटली की फ़ासिस्ट पार्टी थी, उस तरह का एक कानून लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप सही क कहिएगा कि जिस पे ज़ुल्म हो उसी को जो है वो करना पड़े कि भाई ये ज़मीन हमारी है और आपने सिर्फ़ कह दिया कि नहीं ये हमारी है, तो साबित हमें करना है। हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं अपने घर में, कि भैया ये हमारी है, आपकी नहीं है। तो ये थोड़ा-सा अटपटा-सा लग रहा है। अब जो कानूनविद हैं इस देश के अंदर, वो इसको चैलेंज करेंगे और हो सके किया भी हो, कि ये किस तरह का है। देखिए, जो अशराफ तुष्टीकरण का एक सिस्टम रहा है इस देश के अंदर, ये सब उसी की परिणति होती है। एक पर्टिकुलर एक वर्ग विशेष के लोगों को हमें खुश करना है, तो वो जैसे कहते हैं, अच्छा ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, आप जानते हैं। हमारी आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, ना पहुँचे, ये सरकारों के बीच में घेरे में बना के बैठे रहते हैं और नाना प्रकार के, मैं तो एड्स का वायरस कहता हूँ, ये स्वरूप अपना बदलते रहते हैं बहुत तेज़ी से। तो हम आप सरकार तक कोई बात पहुँचा पाएँ या ना पाएँ, ये पहले बता देते हैं और सरकारों को बैक फुट पे रखते हैं। देखिए, ये ऑफेंसिव भी रहते हैं और बहुत तेज़ी से विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। तो मैं इनकी एक ही व्यक्ति, मैं व्यक्ति की बात कहता, एक व्यक्ति ही मतलब अभी आपसे इस तरह से बात करेगा कि लगेगा कि वही वही भारत का शासक है, और 30 सेकंड के बाद वो ऐसे बात करेगा कि लगेगा कि वो भारत का सबसे जो है पीड़ित और दमित व्यक्ति है। इस तरह का इनका वो है, तो ये बहुत चतुर लोग हैं, सुजान लोग हैं, अपनी चीज़ें उस हिसाब से ये करवा लेते हैं और सरकारें भी जो अब तक रही हैं, नेहरू से लेके मैं मोदी जी तक को भी कहूँगा, कि वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं और कहते हैं कि अरे हटाओ बवाल ये, इनको एक थोड़ा-सा देर खत्म करो, बाकी तो हमारा सब सिस्टम चल ही रहा है। तो ये जो एक एटीट्यूड रहा है समाज का भी और सरकारों का भी, उससे इस तरह की चीज़ें पनपती हैं। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है और मेरा सीधा-सा मानना है कि एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी चीज़ किसी भी समाज की या धर्म विशेष के लोगों की नहीं है। सारी चीज़ें जो है सरकार की प्रॉपर्टी हैं। भले ही सरकार ने एक ऐसे नियम कानून बना के कुछ ऑटोनॉमी दे रखी है, इस तरह चीज़ें, लेकिन नियंत्रण जो है वो सरकार का है और सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। इसलिए सरकार का ये कर्तव्य है कि वो ये देखे, देखिए 2 बड़ी हमारे यहाँ पर्सनैलिटीज़ रही हैं, एक गांधी जी रहे हैं। उनका भी एक वो था कि कोई भी कानून बनाओ तो देखो कि समाज में जो आखिर में जो खड़ा है, उसके ऊपर इसके क्या असर पड़ रहा है। दूसरा जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक अंत्योदय का कार्यक्रम रहा है, उनका एक कॉन्सेप्ट रहा है कि जो व्यक्ति अंत में खड़ा है, उसको पहले हमें देखना है कि वो उसका उदय हो रहा है कि नहीं, जो अंत्योदय का कार्यक्रम। तो ये 2 बड़े कॉन्सेप्ट इस देश में चलते हैं और उसके बहुत से मानने वाले हैं, आप जानते हैं। तो फिर जो इस तरह के अफेयर्स हैं, उसमें हम क्यों किसी को इतना खुली छूट दे देते हैं या उसके ऊल-जलूल चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे एक बड़ा समाज प्रभावित होता है। देखिए, मैं एक बता दूँ, इस देश में 2 तरह के मुसलमान हैं। एक वो जो है बाहर से आके जिन्होंने शासन किया इस देश के अंदर और अभी भी वो शासक वर्ग है। दूसरा जो कामगार जातियों वाले रहे हैं, जो किन्हीं कारणों से जो उनका मज़हब परिवर्तित हुआ, इस पे एक लंबी चर्चा हो सकती है कि कैसे धर्मांतरण हुआ, ज़बरदस्ती हुआ कि स्वेच्छा से हुआ, क्या हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि जो यहाँ के कामगार जातियाँ विशेष रूप से जो पसमानदा समाज में आते हैं, उन्होंने कुरान हदीस पढ़ के इस्लाम कबूल किया होगा। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं एमडी डॉक्टर हूँ और मैं आज भी कुरान पढ़ के समझ नहीं पाता हूँ कि उसमें लिखा क्या है। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम रहा है, तो मुझे वो ट्रांसलेशन पढ़ के ही समझना पड़ता है। हालाँकि मेरा एक अपना वो रहा है, तो मैंने इस्लाम की स्टडी बहुत किया है। वो एक हमारा व्यक्तिगत है, लेकिन इस तरह का कोई सिस्टम ना उस वक़्त था, उस वक़्त तो मदरसे वगैरह भी जब मुगल वगैरह थे, जब ये फुल फ्लेज ये जब राजा रहते थे, तो उस वक़्त इन्होंने मदरसे नहीं खोले।
मदरसे का ड्रामा इधर शुरू हुआ है, जब अंग्रेजों के आने के बाद इनके सत्ता वर्चस्व को कमज़ोर पड़ने तब इन्होंने वो एक मुस्लिम सांप्रदायिकता का पार्ट है मदरसा, इस पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। तो वहाँ से उन लोगों ने जो है ताकि इनकी सत्ता पे अपनी पकड़ मजबूत रहे तो एक और वो दूसरे जो हैं कामगर जातियाँ हैं, जो छोटे-छोटे काम करते थे, जो बड़ा तबका है, मैं समझता हूँ कि 90% देशज मुसलमान होते हैं इस देश के अंदर, जिसको हम लोग पसमानदा कहते हैं, उनके हित के विरुद्ध होता है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, मुस्लिम नाम पे और मुसलमानों को भलाई के लिए और वो 90% मुसलमानों के हितों की अनदेखी करता है, तो वो मुस्लिम फ़ेवर की बात कैसे होगी? आप हमें ये बताइए। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो अ, मिल्ली काउंसिल हो या जमीयतुल उलमा हो या फिर जो है तबलीगी जमात हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वो सीधे-सीधे 90% मुसलमानों के जो दुःख दर्द है या जो उनके हित है, स्वार्थ है, उसके विरोध में है। और एक अजब बात है कि उसको मुस्लिम हितैषी बना के पेश किया जाता है। और मनीष जी, मैं आपकी भी शिकायत करना चाहूँगा, आप मीडिया कर्मी हैं, आप हालाँकि आप सांस्कृतिक कर्मी हैं, वो पक्ष आपका ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन अभी आप मीडिया कर्मी की तौर से मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं आप ही को कहूँगा, आप ही बात पहुँचाइए मीडिया के क्षेत्र में, कि मीडिया के लोग भी उसको एज़ सच मान लेते हैं कि हाँ, भाईजान लोग सही कह रहे हैं। और ना सिर्फ़ मीडिया, सरकार तो मान लेती है, मीडिया की ज़िम्मेदारी थी कि उस इन्फॉर्मेशन को वो सही से प्रस्तुत करे लोगों के सामने। तो 90% मुसलमानों का नुकसान भी हो रहा है और मुस्लिम हितै में आप उसको तुष्टीकरण भी किए जा रहे हैं। तो ये खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं है कि आपने कोई एक सवाल रेज़ किया। ये आज़ादी के बाद से ही चल रहा है। पाकिस्तान लेने के बाद से भी उन लोगों ने अपने हितों को यहाँ सुरक्षित करने के लिए मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई और कौन-कौन से सब उसमें नाम है, इन लोगों ने ये सिस्टम पूरा क्रिएट किया और ये खेल तमाशा चल रहा है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मजमूए कानून इस्लामी उनका जो ऑफ़िशियल पब्लिकेशन है, उसमें आप जाके देखिए, आप उनको वेबसाइट पे अंग्रेज़ी में भी मिल जाएगी। उसमें जो वक़्फ़ के जो उन्होंने वो कानून बना रखे हैं, हुँ, देश मजमूए कवानीन इस्लामी से चलेगा या देश संविधान से चलेगा? ये पहले हमको तय करना होगा। देखिए, स्टेट विद इन स्टेट नहीं चलेगा। हाँ, संविधान के अंदर किसी भी समुदाय को या उसके जो कल्चर है उसको प्रिज़र्व करने की बात की गई, उसकी भाषा को प्रिज़र्व करने की बात की है, उसके अगर वो अपने किसी तरह की धार्मिक शिक्षा देना चाहता है, उसको प्रिज़र्व करने की बात, लेकिन ये सिर्फ़ प्रिज़र्वेशन और एक देश की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, इसका प्रयोग आप करके अलगाववाद को इस देश में हवा नहीं दे सकते हैं कि साहब आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 30 में साहब है कि हम ये करेंगे, वो हुँ, करेंगे। इसको इसका प्रयोग आप अलगाव देखिए, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए ये फैसिलिटी संविधान में दी है। देश को कमज़ोर करने के लिए नहीं। तो एक लिमिट होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए किसी भी उसकी, कि देश संविधान के मूल में क्या है कि देश एक सूत्र में बंधा रहे। इसलिए जितने हुँ, तरह के फूल, पौधे, खुशबू हमारे देश में है, सबको पिरो के रखने का काम। इसका मतलब ये नहीं कि एक फूल जो है कहे कि सारा बाग हमारा है या हमको एकदम विशेषाधिकार चाहिए, तो उससे फिर गड़बड़ होती है। जैसे मैं अभी मुस्लिम कह के चीज़ें माँगने लगूँ, तो फिर आप हिंदू कह के चीज़ें माँगेंगे। तो फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने 3 साल मेहनत करके जो संविधान बनाया, उसका क्या मतलब रह जाएगा? फिर आपने ठीक बात। पाकिस्तान क्यों ले लिया है? आपको ये तेलंगाना में आपको मुस्लिम विधायक चाहिए, मुस्लिम मंत्री चाहिए, तो मुस्लिम मंत्री बनाने के लिए तो आपने पाकिस्तान ले लिया था ना हमसे कि हम मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाएँगे, मुस्लिम कैबिनेट बनाएँगे। फिर अब कहाँ है हमारे छाती पे आप सवार हैं? मैं थोड़ा-सा सख्त बोलता हूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। आप देखिए, इस देश के अंदर बात इस पे होनी चाहिए, हमने 2 उदाहरण दिए, 2 विभूतियों का हुँ, हमने बताया। एक तो आखिरी खड़ा है, उसको देखना है और बात दोनों की एक ही है, भाषाएँ अलग हो सकती हैं, अंत्योदय। तो जब इस आधार पे सोशियो इकोनॉमिक आधार जिसको हम कहते हैं, जो सामाजिक आर्थिक ल के रूप से जो समाज पीछे रह गया, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला। सेकुलरिज़्म का ये ठीक मतलब बात होता है है। ना अवनीश जी, अगर मैं समझ रहा हूँ, कि अगर बिल्कुल। अवनीश जी को खाना नहीं मिल रहा है 3 दिन से, तो पहले उनको भूखा माना जाए और इस हिसाब से किया जाए। अगर फैयाज़ को नहीं मिल रहा है 3 दिन से खाना, तो फैयाज़ को भूखा माना जाए, फिर हुँ, उसको उसका वो किया जाए कि इनके भूख को कैसे दूर किया, कि फैयाज़ को मुसलमान मानेंगे आप, अवनीश जी को हिंदू मानेंगे। पहले भूखा मानना पड़ेगा ना कि भूखा है भाई ठीक व्यक्ति, बात। आदमी, उसको भूख वो करो। तो जो सामाजिक आर्थिक हिसाब से अपलिफ्ट करने की बात हुई। मसला क्या है, देश में और जगह तो सुधार हुए, लेकिन मुस्लिम मामले में लोग हमेशा धार्मिक पहचान को वरीयता देते और ये सीधा-सीधा जो शासक वर्ग रहा है अशराफ, उसने ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया है। और दुःख की बात है कि सरकारों ने भी इस चीज़ को मान लिया और मीडिया, मैं फिर आपकी शिकायत करूँगा अवनीश जी, और मीडिया ने भी इस चीज़ को एज़ इट इज़ मान लिया। हम जैसे लोग एज़ जो इट इज़। समाज के अंदर से आवाज़ उठाते हैं, उन आवाज़ को
कहाँ तक जगह मिलती है। आप जगह दे रहे हैं, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ अपने पूरे देश पसमानदा समाज की ओर से। मुस्लिम समाज लोग कहते हैं कि नहीं समाज के अंदर से आवाज़ देखिए अक्सर सेकुलर लिबरल लोग से आप जब आप बात कहेंगे मुस्लिम सुधारों की तो वो कहते हैं कि नहीं समाज के अंदर से आवाज़ नहीं आती है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हुँ, समाज के अंदर आवाज़ें हैं, बाबा कबीर से लेके फ़ैयाज़ अहमद फ़ैज़ी तक की आवाज़ें हैं, लेकिन उन आवाज़ों को आप सुनना नहीं चाहते हैं या उन आवाज़ों को उस तरह से जगह नहीं मिल पाती है। अब देखिए अभी मौलाना मदनी को कहना हो तो अभी प्रधानमंत्री तक एक चिट्ठी लिखेंगे, तुरंत सुबह लिखेंगे 3 घंटे के अंदर चिट्ठी प्रधानमंत्री के पास पहुँच जाएगी। और हम अवनीश शर्मा जी को फ़ोन करेंगे, भैया इस पे बात करना है, इस पे बात करना है, तो अवनीश जी भी कहेंगे मैं बिज़ी हूँ, ये हफ्ते दिन के बाद समय देंगे अवनीश जी, मैं बिल्कुल साफ शिकायत कर रहा हूँ अवनीश जी। तो आप समझ रहे हैं कि समाज के अंदर की आवाज़ जो सुधारवादी है मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध की है, जो प्रगतिशील आवाज़ें हैं, उनको मुस्लिम समाज की प्रगतिशील आवाज़ों को जगह ही नहीं मिल पाती है मेन मीडिया में, तो बात बिल्कुल कहाँ ठीक से बात है। आएगी? तो वो एक ऊपर बिल्कुल से ठीक बात। दिखाई देता है कि नहीं इस समाज में उसी तरह की हुँ, दृढ़ता है, मध्ययुगीन काल की वो चल रही क्योंकि जो लीड हुँ, कर रहा है जो मुस्लिम समाज को अशराफ वर्ग, वो मध्ययुगीन जो शरिया है या इस तरह की चीज़ों को वो करता है और सरकारें भी मीडिया भी सोचते हैं हटाओ बवाल खत्म करो, ये जो कह रहे हैं भाईजान इस बात को मान लो। लेकिन ये ठीक देश बात। है और मैं एक बात कह दूँ कि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ ईश्वर की बड़ी कृपा है इस पे, यहाँ इस तरह के लोग हमेशा पैदा होते रहते हैं, जो देश और समाज को सुंदर बनाने के लिए अपने जान तक का बलिदान देते हैं। महर्षि दधीचि से लेके और गांधी जी तक उदाहरण मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ बिल्कुल उसकी ठीक बात कमी है। नहीं है, इसीलिए हम पिछले 5000 वर्ष से या 2000 वर्ष ज जो भी आप कहना चाहें, एक जीवित सभ्यता संस्कृति बन के पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। यही हमारा स्ट्रेंथ है। जी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपने आपकी शिकायत सरकारों से रही। बिल्कुल ठीक बात है, आपने संविधान का भी नाम लिया, ठीक है। 50 के दशक में आपका संविधान आया, तो 50 के दशक में जो मूल संविधान है, उसमें तो वक़्फ़ का प्रोविज़न नहीं था। ये तो 1964 में आया। उसको और मजबूती जो है वो 1995 में दे दी गई। थोड़ी-सी और उसको मजबूती 2013 में जाते-जाते दे दी गई। लेकिन एक चीज़ तो आप मानेंगे 2014 से इस देश में जो सरकार है, उसने बहुत सारी ऐसे जिन्नों को बोतल से बाहर निकाला है। आखिर 370 धारा 35 कैपिटल ए वही था ना जिसके बारे में ये कहा जाता था, मैं नाम क्या लूँ, सबको पता है कि हिंदुस्तान जल जाएगा, यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, हिंदुस्तान टूट जाएगा अगर 370 को हाथ लगाए, लेकिन हाथ लगा दिया। आप ये देखें हरनाथ जी ने जो राज्यसभा में बिल पेश किया है 53 उसके समर्थन में एक स्थिति ऐसी आई कि वहाँ भी ये हल्ला हुआ कि अरे! ये जिन्न कैसे बोतल से निकाला जा सकता है? बड़ा तगड़ा विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि वहाँ वोट डिवीज़न कराना पड़ा कि ये प्राइवेट बिल कंसीडर किया जाए कि नहीं किया जाए। और 30 के मुकाबले 53 राज्यसभा की बात मैं बता रहा हूँ। ये जी, जी, बहुमत 32 छोटा सीट लग होगा वो। ये बहुमत जी, हाँ, ये बहुमत छोटा लग सकता है बहुत सारे लोगों को कि अरे 30 तो उसके पक्ष में थे और 53 मात्र। लेकिन ऐसा नहीं है, ये राज्यसभा की स्थिति है। तो वहाँ ये प्राइवेट बिल एक्सेप्ट हुआ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाएँगे कि प्राइवेट बिल का क्या मतलब है, इससे कानून नहीं बन सकता। एक स्थिति ऐसी भी है कि अगर सरकार उसी को एक्सेप्ट करके और पेश कर दे तो कानून भी बन जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट बिल सदन में, वो भी उच्च सदन में आना वक़्त पर, उस पर डिस्कस होना निश्चित रूप से ये इसको राष्ट्रीय विमर्श में ले आता है। और आज प्राइवेट तो कल सरकारी क्यों नहीं हो सकता है? आपसे अब मैं ये इस बैकग्राउंड पे ये पूछूँ अगर, क्या डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैज़ी साहब ये मानते हैं या इस बात से सहमत हैं या इसके पक्षधर हैं कि भारत के में वक्फ बोर्ड नाम की संस्था और उसका जो ज़मीनी कारोबार है, ज़मींदारी है, उसको समाप्त होना चाहिए, सरकार के नियंत्रण में आना चाहिए, जैसे मठ, मंदिरों और हिंदू धर्म स्थानों के लिए है? जी देखिए मैं आपकी बात से सहमत होते हुए कहना चाहूँगा कि देखिए एक लोकतांत्रिक देश है ये और लोकतांत्रिक देश में संस्थाएँ जितनी भी हैं, वो जितनी ज़्यादा सरकार के कंट्रोल में रहेंगी, वो समाज के हित में होता है। चाहे वो जिस तरह का समाज हो, जिस धा धार ध कोई धर्म विशेष का समाज हो, क्षेत्र विशेष का समाज हो, भाषा विशेष का समाज हो, हर जो गरीब से गरीब आदमी हो, सबके लिए ये हित में होता है कि चीज़ें जो है सरकार के नियंत्रण में और सरकार हमारी कैसी है? लोकतांत्रिक सरकार है। आज मोदी जी हैं, ज़रूरी नहीं कि कल को हमको और अवनीश जी को मोदी जी पसंद आएँगे, उनकी नीतियाँ पसंद आएँगी, हम नहीं पसंद आएगा, हम विरोध में उसको वोट देंगे, हम कोई दूसरी सरकार ले आएँगे। कल फिर हमको नहीं लगा, हम फिर मोदी जी को वापस ले आएँगे।
तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के नियंत्रण में जितनी ज़्यादा संस्थाएँ होंगी, वो लोक हित में है। यही लोकतंत्र के मूल में भी है। चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड, मदरसे पे भी मैंने कहा था कि जैसे यूजीसी है, मैंने अभी हलाल वाले सर्टिफ़िकेशन पे भी कहा था कि जिस तरह से यूजीसी कंट्रोल करती है सारे यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन को, जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनी को एक प्राधिकरण है जो उसको नियंत्रित करता है, तो हलाल सर्टिफ़िकेट को भी नियंत्रित करने के लिए सरकारी संस्था होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड भी सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। चंद परिवार देखिए वक्फ बोर्ड में ना वो अशराफ वर्ग की मैंने बात की, वो तो है ही हैं, तो अशराफी लेकिन वो चंद अशराफ में भी चंद खास परिवार को कब्जे में है वो। ये भी आप समझिए 2-3 परिवार हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चलाती हैं, 2-3 परिवार परिवार हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चलाती 6-6 लाख रुपए सैलरी है वहाँ के एचओडी प्रिंसिपल की और वहाँ के जो है और वो हमारे आपके टैक्स है, ये आप जान लीजिए अविनाश जी। आपके भी लड़के के पढ़ने का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उतना ही अधिकार है, जितना भाईजान के बच्चे का पढ़ने का अधिकार है। लेकिन सिस्टम ऐसा बना है कि आपका बच्चा वो एडमिशन ले ही नहीं सकता है, पसमानदा का बच्चा वो एडमिशन ले ही नहीं सकता है। खैर उस पे फिर कभी बात करेंगे, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, उसकी एक नियमावली बननी चाहिए और वो नियमावली बननी देखिए सरकार जब नियमावली बनाएगी, तो सरकार जनता की तरफ जवाबदेह होती है। चाहे वो मोदी जी हों या नेहरू जी हों, सबको जनता के दरबार में आके जवाब देना है। यही लोकतंत्र है ना? तो सरकारें बिल्कुल। जब कानून बनाती हैं, इस बात का ख़्याल रखती हैं कि उसमें लोक हित निहित हो, क्योंकि फिर लोग के बीच में जाके आपको जवाब देना है। कल को अवनीश जी सवाल उठाएँगे कि भैया आपने ये कानून क्यों बना दिया? कल को फैयाज़ अहमद गली-गली में घूम के कहेंगे कि भैया ये कानून गलत है, ये तो ऐसे है ये। या ये लोकतंत्र की एक विशेषता मैं बता रहा हूँ। तो चीज़ें सरकार के तो वक़्फ़ के साथ भी उसको देखना पड़ेगा कि उद्यान किस तरह का हो रहा है। उस पे विशेषज्ञ बैठ के इसको तय कर लें और एक लोक कल्याणकारी नियमावली बना के वक़्फ को संचालित किया जाए, जैसा कि आपने कहा कि मंदिरों के मठों के मामले में होता है। तो नियत और ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के हित में है, एक नंबर बात। ठीक बात। अवनीश जी, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के हित में है और जब कोई चीज़ किसी समाज विशेष के हित में होता है, तो वो राष्ट्र के हित में भी होता है। अगर कोई निश्चित रूप से। समाज विशेष पिछड़ा है, तो राष्ट्र पिछड़ा है। बिल्कुल, तो ठीक बात है। 90% मुसलमान जो इन संपत्तियों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, उन तक फ़ायदा मिलेगा। और सिर्फ़ मुसलमानों हुँ, को ही क्या, देश की संपत्ति है, इस तरह के जो स्कूल, कॉलेज हैं वक़्फ़ के, उसमें सारे बच्चे बड़े सब मतलब उसकी एक नियमावली लोकतांत्रिक करा जाए। एक बात जो बिल्कुल। आपने शुरू में कही, देखिए 2014 के बाद जो स्थितियाँ बदली हैं, जो आज जिसका आप कह रहे हैं, देखिए मैं बहुत राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और ना मेरा कोई राजनीतिक झुकाव है किसी की तरफ। मैं एक समाज में विशेष में काम करता हूँ और मेरा समाज विशेष आप जानते हैं कि एकदम बिल्कुल गड्ढे में पड़े पानी की तरह सड़ा हुआ है, वहाँ काम करना आसान है। हिंदू समाज में मनुस्मृति को जला देना आसान काम है, वहाँ कोई आपकी गर्दन काटने नहीं जाता है। उसको लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ भैया ये क्यों हुआ है, उस पे बहस-मुबासा करते हैं, तीक्ष्ण विरोध करते हैं, ये सब होता है। हमारे समाज में क्या है, अगर मैं मनुस्मृति के बराबर हिदाया आप समझ लीजिए, हिदाया तो छोड़ दिया, अगर मैं मजमूए कानून इस्लामी किताब जो वक्फ बोर्ड की है, जो एक पैरेलल संविधान के पैरेलल कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात करती है, उसको अगर मैं कहीं चौक-चौराहे पे जला दूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि शाम को आपसे फिर हमारी मुलाकात हो पाएगी कहीं। तो उस समाज में मैं काम करता हूँ, तो मैं समाज के हिसाब से चीज़ों को देखता हूँ। देखिए, मोदी जी ने कैसे देश चलाया, इकोनॉमिक पॉलिसी है, सामाजिक सारी चीज़ें उस पे एक्सपर्ट लोग राय देंगे आपको कि तो उनके आने के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या नहीं। आप खुद विद्वान व्यक्ति हैं, आप अपने चैनल पे तमाम लोगों को बुला के चर्चा कराते हैं, वो आप जानिए, आपका काम जानिए। मैं जिस समाज से आता हूँ, उस नज़रिए से, उस लोकेशन से मैं जब 2014 के बाद की स्थितियाँ देखता हूँ, तो इस सरकार ने कम से कम मुस्लिम समाज में सामाजिक सुधार को लेके, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को लेके और 370 का आपने ज़िक्र किया और वक्फ बोर्ड इस तरह से चीज़ों को लेके एक जो मंथन किया, उससे हमारे समाज के लोगों के अंदर जो दबे कुचले लोग थे, एक उम्मीद और एक आशा की किरण पैदा हुई कि हम भी राष्ट्र की मुख्य धारा में मजबूती से अपने को दिखा सकते हैं। देखिए, हमारा योगदान राष्ट्र निर्माण में हमेशा रहा क्योंकि पसमानदा जातियाँ कामगार होती हैं, कपड़ा बुनती हैं, रुई धुनती हैं, तमाम इस तरह के जो प्रोडक्शन के काम हैं, पीतल के बर्तन बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, तो उनका देश के जीडीपी इस पे आपने एक बहुत अच्छी चर्चा भी कराई थी, 2-3 पार्ट में मैंने वो देखा भी था। तो उसको दर्शकों को देखना भी चाहिए। तो उनका तो योगदान रहा है, लेकिन मुख्य धारा में उनकी उस तरह से पहचान नहीं रही। तो समाज के अंदर एक आशा की किरण ज़रूर जगी है और 370 पे मैं बता दूँ, मैं अभी कश्मीर गया था।
एक प्रोग्राम में मैंने वहाँ जो पसमानदा समाज के लोग हैं, विशेषकर से वन, गुर्जर और इस तरह के जो वहाँ ट्राइब्स हैं, उनको मैंने मीटिंग की और मैं बताऊँ कि वहाँ इतनी जागरूकता, इतनी खुशी की लहर है और उनकी बात अब सुनी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले भी वो कुछ रिज़र्वेशन को लेके वहाँ पे उन लोगों ने मार्च वगैरह भी निकाला था। हालाँकि पुलिस ने डिटेन कर लिया, कश्मीर थोड़ा-सा सेंसिटिव जगह है, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से बात किया तो उनको लगा कि नहीं, अब हम अपनी बात कह सकते हैं। देखिए, जब आप बात कहना शुरू करते हैं और आपको अपनी बात कहने की जब जगह मिलती है, तो ये निश्चय ये है कि आज नहीं कल उस बात को सुनी भी जाएगी। तो 370 आने से वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों का फ़ायदा हुआ जो देसी मुसलमान हुआ है। जी, और ट्रिपल तलाक से मैं इस पे हम लोगों ने बात किया है और कुछ अगर फ़ायदा हुआ हो चाहे ना हो, एक लाइन में अगर आप कहें तो कम से कम समाज में सामाजिक सुधारों को लेके और दबे-कुचले समाज के अंदर मुस्लिम जो मतावलंबी है, मुस्लिम धर्मावलंबी, उस मुस्लिम धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो दबे-कुचले लोग हैं, जो गरीब-गुरबा हुँ, लोग हैं, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण दौड़ी है कि नहीं, चेतना आई है। सामाजिक सुधारों की बात हो रही, हमें एक जगह मिली। ये मोदी जी का सबसे बड़ा मैं इम्पैक्ट देखता हूँ, उसके लिए मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ, खुल के आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अगर कोई आदमी आपके लिए काम कर रहा है, तो फिर आपको उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे लोकतंत्र में, तो फिर किसी राजनेता का हौसला नहीं होगा कि इस समाज विशेष की तरफ देखे। तो मैं इसको अभी वक़्त पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, इसको भी मैं एक उम्मीद के तौर पे देखता हूँ कि जब वक़्त का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, जिस तरह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो फिर एक नई जो है आशा की किरण जिसको हम कह रहे हैं, वो जो है परिणति में दिखाई देगा और जब एक समाज विशेष जो देश की मुख्य धारा से कटा हुआ है, पसमानदा समाज, जब वो मुख्य धारा की तरफ आएगा, तो निश्चय ही ये राष्ट्रहित में एक बड़ा कदम माना जाएगा। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ। हो सके मैं गलत देखता हूँ, इस पे आप जैसे विद्वान लोग इसकी विवेचना करेंगे, लेकिन जो मैं एक समाज के लोकेशन से देखता हूँ, वो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। बाकी राजनीति के लोग मुझे भाजपाई और संघी जो भी कहना चाहें, कह सकते हैं। वो उनका है, जैसे आपने कहा कि निशानेबाज़ी प्रतियोगिता आमंत्रित है, जिसको निशाना लगाए, लगाए। जी, अविनाश। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है और आपने जिस तरह से कहा कि ये इस तरह के फैसले उस पर्टिकुलर समाज के हित में है सबसे ज़्यादा। सबसे पहले उस समाज का हित होना है, उसके बाद तब देश का हित होना है, उसके बाद बिल्कुल, समाज के हर तबके का हित होना है। तो निश्चित तौर से ये सरकार जो ऐसे मुद्दों को छेड़ने से डरती नहीं है, रुकती नहीं है, ये उसने 370 में दिखाया है, उसके पहले ट्रिपल तलाक में दिखाया। ऐसे और उसमें ना मज़हब देखती है, ना वो धर्म देखती है। ऐसा एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्राइवेट बिल के ज़रिए ही सही, उच्च सदन से ये जो यात्रा शुरू हुई है वक्फ बोर्ड के राष्ट्रीयकरण की, वो यात्रा अब धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी और आज मैंने पहले ही कहा था कि आज अगर प्राइवेट बिल है, तो कल सरकारी बिल आएगा और बिल्कुल। इस तरह से मुस्लिम समाज के भीतर ये जो विसंगति फैली हुई है, ज़मीन के लिहाज से भी जातियों की विसंगति अलग है, आर्थिक विसंगति अलग है, छुआ-छूत का जी, मामला अलग है, एक-दूसरे के घर आना-जाना, शादी-ब्याह, न्योता-हकारी इसका दुराव अलग है। लेकिन ये ज़मीन का जो एक विसंगति है, वो भी खत्म होगी और ये सबसे ज़्यादा आवश्यक इस बात के लिए है कि समानता ज़रूरी है। एक सेकुलर देश में जो हमारा बिल्कुल। देश है, वहाँ अगर हिंदुओं के तीर्थों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर, मठों पर, उनकी संपत्तियों पर अगर सरकार का अधिकार है, नियंत्रण है, तो निश्चित तौर पर ये बात दूसरे पर भी लागू होनी चाहिए। कोई यहाँ बिल्कुल। स्पेशल स्टेटस एन्जॉय करने का अगर मुगालता पालता हो, तो उसको अब ये मुगालते भूल जाने चाहिए। फैयाज़ साहब, आपने वक्फ बोर्ड जैसे एक सेंसिटिव विषय और आप देखिए ना इतना सेंसिटिव विषय लेकिन आज संसद में बतियाया जा रहा है। आज हम आप बतिया रहे बिल्कुल, हैं, कल बिल्कुल। को ये सड़क पर चर्चा होगी और परसों किसी दिन कानून बन के आ भी जाएगा। ये बात उसी तरह अतीत हो जाएगी जैसे 370 अतीत हो गया, जिसके ना रहने से कभी हिंदुस्तान टूट जाया करता था। कहीं हिंदुस्तान टूटा नहीं आपने खुद कहा और अभी जम्मू कश्मीर को लेके जो 2 बिल आए हैं रिजर्वेशन के, वहाँ चुनावी रिजर्वेशन के जो 2 बिल आए हैं, उससे कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। इसका एक अलग प्रभाव वहाँ पर दिखाई दे रहा है उन जातियों में, उन वर्गों में जो हैं मुसलमान ही भारी संख्या में, लेकिन वही आप जो कह रहे हैं कि पसमानदा हैं, पिछड़े हैं और जिनका हमेशा शोषण किया है अगड़ी जातियों ने, इस्लामिक जातियों ने। तो निश्चित तौर इस्लाम के पर ये नाम पर परिवर्तन और सबसे सबसे बात है कि इस्लाम ही के नाम पे शोषण इस्लाम होता के है। इस्लाम के जी, नाम पर, बिल्कुल सही जी, बात है। तो एक मुसलमान का शोषण, एक मुसलमान के द्वारा इस्लाम के नाम पर, इससे बड़ा कोई मज़ाक हो नहीं सकता और होना बिल्कुल। भी नहीं चाहिए। मुझे लोकतांत्रिक लगता देश है में कि इस तरह जी हाँ, लोकतांत्रिक देश में ये एक हमारे लिए बहुत लोकतांत्रिक दुःख की देश। बात है। जी, बिल्कुल सही बात। तो हमें उम्मीद है कि
मुसलमान समाज के भीतर ये जो वक्फ बोर्ड नाम का एक जमींदार पैदा हुआ है, एक जो लैंड जिहाद जैसी एक इसकी काम करने की स्टाइल दिखाई देती है कि जहां ये अपना खूंटा गाड़ दे वो जमीन उसकी है। अब जमीन वाला बताए कि नहीं साहब, जमीन हमारी है, वरना तो वो वक्फ की है। अरे साहब, ये मध्ययुगीन कानून कम से कम भारत में नहीं चलेगा। 1995 वो एक काला समय रहा होगा, एक काला दिन रहा होगा जब इस तरह के प्रोविजन वक्फ बोर्ड में जोड़े गए। तो फैयाज साहब, ये सिलसिला शुरू हुआ है, आज प्राइवेट है, कल सरकारी हो गए। एक बार फिर इसी बात को तीसरी बार रिपीट करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से, और तो आप हम जब भी भी समाज के प्रारब्ध के इस मंच पे आए हैं, आशातीत हैं। जी, जी। जी, और आप जब भी वक्त पे इसके प्रारब्ध के इस मंच पे आए हैं, आपने बेबाकी से बोला है। और दर्शकों, आपको बता दूं कि एक थोड़ा सा बीच में गैप जरूर हुआ है, लेकिन डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब प्रारब्ध के इस मंच के शुरुआती अतिथि रहे हैं, और अब हम इन्हें निश्चित रूप से हम ले आते रहेंगे आप सबके बीच। अमित जी, मैं तो भी फैयाज साहब, एक बात कहूँगा कि प्रारब्ध मेरा मंच है। ये सिर्फ़ बहुत अमरीश बढ़िया, शर्मा का मंच नहीं, ये फैयाज़ अहमद फैजी का भी मंच है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, वक्त की विदाई बहुत जल्दी दिखाई देगी, इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार।